नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। तो बड़ी सिंपल सी बात की गई है सक्सेस के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, और मतलब जो आप काम कर रहे हो ना तो उसमें आपकी क्या दिलचस्पी है उसके बारे में। तो सक्सेस वो नहीं है कि मतलब हम ये समझ लें कि मतलब अगर हम ये हासिल कर लेंगे तो हमें खुशियां मिल जाएंगी। तो ज्यादातर मतलब बच्चे इसी जो है ना थॉट प्रोसेस को ही फॉलो करके चलते हैं कि सक्सेस मिलेगी तो उसी समय जो है ना खुशियां आ जाएगी। ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर है। जो हैप्पीनेस है ना तो वही की है सक्सेस की। तो रोज का दिन जो है खुश होकर गुजारो, खुश होकर पढ़ाई करो, और जो है ना अच्छे से अपने गोल के लिए अपना जो समर्पण का भाव है वो प्रकट करो। ओके, तभी जो है आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे। ओके, तो मतलब कि रिवर्स करो अपने थॉट प्रोसेस को। अगर ये सोच रहे हो कि सक्सेस मिलेगी तब हैप्पीनेस आएगी, नहीं, इसको रिवर्स करो। पहले खुश रहो, धीरे धीरे अपने गोल तक आप खुद ही पहुंच जाओगे। ओके, तो आसपास का जो एनवायरनमेंट, जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, तो ये भी आपकी मदद करेगा आपके गोल तक पहुंचने में। ओके, तो अगर आप अपने काम को प्यार कर रहे हो ना, मतलब उसको बिल्कुल लगन से काम कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो वही काम करो जिसमें दिल लग रहा है, जिसमें मजा आ रहा है। और जिसमें मजा नहीं आ रहा, दिल नहीं लग रहा, तो वो काम ना ही करो तो अच्छा है। ओके, तो जिसमें मजा आ रहा है ना तो उसमें भी अच्छी डेडिकेशन देनी पड़ेगी। तो वो डेडिकेशन अपने आप बनती है जब एक बार उस काम के ऊपर फोकस आप करना शुरू कर दो। उसमें ऐसा होता है कि पता नहीं लगता कि समय कब बीत गया। तो ऐसा काम करो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो आज सैटरडे है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी ऑक्सीजन की अगर सप्लाई की बात करूँ तो बहुत सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि मतलब जिन राज्यों में शॉर्टेज है मेडिकल ऑक्सीजन की वहां पर पहुंचाई जाए। तो कल भी हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें कहा गया था कि जो ईस्टर्न रीजन है भारत के, तो वहां पर ऑक्सीजन की जहाँ प्लांट्स ज्यादा है तो वहीं से अभी जो है ना एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। तो अभी मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग से लेक्चर भी डिस्कस करूंगा। ओके, तो इसके अलावा बात करें कि कोविड 19 के जो यहाँ पर केसेस है ना वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो अभी हाल ही में 3 लाख के आसपास केसेस चले गए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ड्रग्स भी है ना तो अभी उनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि जो कोविड 19 के साथ फाइट कर सकते हैं कि उनके ऊपर भी जो है ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी फोकस किया जाए। ओके, तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रिटिश एयरवेज। तो इनके काफी बोइंग विमान है, 747 नंबर करके यहाँ पर बोइंग विमान होते हैं। तो उनको काफी ह्यूज नंबर में रिटायर कर दिया गया है ब्रिटिश एयरवेज के द्वारा। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से आपको ना आपके सामने एक लेक्चर लेकर आऊंगा कि इसका मतलब क्या, हम इसके इसके बारे में क्या सीखने को मिल रहा है हमें। तो भारत में क्या कंडीशंस हैं अगर हम भारतीय जो एयरलाइंस है उनकी अगर हम बात करें तो ये है एडिटोरियल पेज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आज 5 एडिटोरियल्स आए हैं। ओके, तो पहले एडिटोरियल में बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी, नेशनल रिस्पांस के बारे में। तो अभी नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन कौन से सेक्टर में है? तो मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में है, जहां पर कोविड 19 उसका सर्ज बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है। तो उसको कैसे सही करें? ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो शॉर्टेज हो रही है कोविड रिलेटेड ड्रग्स की, ओके, तो उसको कैसे सही करें। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है डिस्कशन की गई ऑथर के द्वारा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बेटर मैप्स टू फाइंड ट्रेजर्स। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है जो जी स्पेशियल डाटा होता है, मतलब कि जो आप देखो, आप लोकेशन ऑन करते हो तो आपकी लोकेशन जो है ट्रेस की जा सकती है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप पहुंच रहे हो, अगर आपने कोई जगह आइडेंटिफाई करनी है कि मैंने इस रीजन तक पहुंचना है, तो आप उसको मैप के जरिए वहां पर जो है उसको एक्सप्लोर करके वहां तक आप पहुंच कर लेते हो। तो यहाँ पर ना कुछ नए नॉर्म्स लाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो अभी जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना तो उनको भी मौका दिया जाएगा कि मतलब जियो स्पेशियल डाटा और यहाँ पर जो यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है इसके रिगार्डिंग जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है वो भी एक्सप्लोर कर पाए। तो अभी उसी के रिगार्डिंग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एडिटोरियल नंबर 4 होगा हमारा, हाउ टू प्रिवेंट ए थर्ड वेव। ओके, तो देखो, फर्स्ट वेव आई पिछले साल, सेकंड वेव अभी इस अप्रैल महीने में पीक पे चली गई। तो अभी थर्ड वेव से कैसे बचना है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो ना डिस्कशन की गई, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला जो होगा तो यहाँ पर ना बेसिकली बात की गई है नॉर्वे और मलावी की। तो ये जो ऑथर है ना इस आर्टिकल के, तो वो प्रोफेसर है ओस्लो यूनिवर्सिटी में। तो ओस्लो जो है वो नॉर्वे की कैपिटल है।
ओके, तो वो मतलब उन्होंने पिछले साल का ही यहाँ पर ना पूरी स्टोरी बताई है कि मतलब जब कोविड-19 जब शुरू हुआ था मार्च के महीने 2020 में, और किस तरीके से ये जब वहां पर मतलब वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, तो इनकी यहाँ पर रिसर्च रहती है मलावी में। ओके, तो मलावी कहाँ पर पड़ता है? ओके, तो इसका आंसर आप खुद करेंगे कमेंट बॉक्स में कि मलावी कौन सी रीजन का यहाँ पर एरिया है, कौन सा देश है, कौन सा एरिया है, तो इसका आंसर करें। तो वहां पर ये रिसर्च करने जाते हैं। ओके, तो मतलब वो पाते हैं कि मतलब शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, कि मतलब वहां पर बहुत भयानक रूप से ये वायरस जो है ना, ये मतलब चपेट में ले लेगा, और मतलब भयंकर तौर पर जो है ना यहाँ पर मारा मारी होगी वायरस के चलते। ओके, तो अभी 1 साल बीत गया है, तो इन्होंने शुरुआत में ये भी यहाँ पर बात की है कि मतलब किस तरीके से जो मलावी का जो एयरपोर्ट था ना, जहाँ से ये मतलब फ्लाइट लेकर वापस नॉर्वे आ रहे थे, तो मलावी में मतलब किस किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था जब शुरुआती दिन थे, जब जब हम मार्च 2020 की बात कर रहे थे, मतलब कि किस तरीके से आपकी जो हिस्ट्री थी कि आपने कहाँ कहाँ पर ट्रैवल किया वो चेक की जा रही थी। और उसके बाद जो है ना आपको सैनिटाइज करने अपने हाथ। होके, तो फिर उसके बाद जो है ना आपको एक मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर ही आप फ्लाइट में बैठोगे, फिर अपने देश की ओर जो है आप जाओगे। तो ये तब की बात कर रहे हैं जब शुरुआत हुई थी, जब मतलब ये प्रैक्टिसेस इतनी कॉमन नहीं थी पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो उस समय यही ये भी अंदाजा लगाया गया था कि मतलब यहाँ पर अच्छे तरीके से फैल जाएगी बीमारी। लेकिन अभी की कंडीशन क्या है? अभी देखो, जो जो डेवलप्ड नेशंस है तो वहां पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम अफ्रीकन नेशंस की बात करें, मलावी की बात करें, तो मतलब सेकेंड वेव वहां पर पहुंची ही नहीं। ओके, तो सेकेंड वेव मतलब जिस तरीके से बाकी मुल्कों में मतलब बहुत बड़े पैमाने पर भयंकर हो चुकी है ना, तो अफ्रीकन कंट्रीज में ये बच गए हैं, मतलब कि ये सही तरीके से चले हैं। तो ये मतलब ये भी डाटा यहाँ पर देखने को मिला। तो यही ओवरऑल जिस्ट है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि कैसे हम आगे बढ़े और कोरोना वायरस से हमने बचना है। तो मतलब ये आर्टिकल को मैंने यहीं पर आपको जस्ट दे दिया कि क्या पूरी स्टोरी है। तो प्रोफेसर ने यहाँ पर ना अपनी जो पूरी टाइमलाइन है, मतलब शुरू से लेकर अभी तक का, वो उसको यहाँ पर जिक्र किया है। तो एक बार खुद भी पढ़ना है इस एडिटोरियल को। ओके, तो अभी चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो भी इसके अलावा जो वीडियोस आती है ना, तो उनका भी पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल होता है डेली बेसिस के हिसाब से। और अगर कुछ बच्चों को ये लग रहा है ना कि जो एडिटोरियल ही डिस्कशन हो रहे हैं, बाकी न्यूज़पेपर नहीं हो रहा, तो वो चिंता नहीं करें ऐसी। जो बाकी न्यूज़पेपर है ना, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो अलग से जो वीडियोस आ रही हैं, तो वहां पर ऐसे लिखा भी होता है सोर्स करके कि कहाँ से वो न्यूज़ ली गई है। तो वहां से ही आपको समझ जाना चाहिए कि जो इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, डिटेल में, कि मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ आए अगर मैं किसी टॉपिक को समझा रहा हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये है एडिटोरियल नंबर 1। तो यहाँ पर बात करें नेशनल इमरजेंसी, नेशनल रिस्पॉन्स, सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन। को मतलब देखो, इमरजेंसी पूरे देश के ऊपर है, तो ये फिर रिस्पॉन्स भी हम सबको इकट्ठे मिलकर ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य अपने अपना ही देखता रहे और कहे कि जो जो मेरे पास पर्याप्त रिसोर्सेस है उसको मैं ही पहले यूटिलाइज करूंगा, अगर दूसरे को जरूरत है तो उसको मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अभी 3 लाख से ज्यादा जो अभी केसेस जो है ना हम यहाँ पर देख के चल रहे हैं, मतलब इतने बड़े पैमाने पर जो है केसेस हो चुके हैं भारत में। ओके, तो अभी एक दिन के हिसाब से इतने केसेस निकल कर आ रहे हैं, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख। तो अभी जब अप्रैल महीने से पहले की हम बात करें, फरवरी की बात कर ले या फिर मार्च की बात कर ले, तो इतने बड़े पैमाने पर डेली बेसिस पे केसेस नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो अभी हाल ही में मोदी जी की मीटिंग हुई है सीएम्स के साथ, तो वहां पर भी उन्होंने एक सिंपल मैसेज दिया है सबको कि हमारे पास कुछ कमी नहीं है रिसोर्सेज की। अगर हम बात करें जो जो भी पर्याप्त संसाधन चाहिए ना, कि जिसके जिसके चलते हम कोविड के पेशेंट को बचा सकते हैं, ओके, तो वो संसाधन की मतलब जितने पैमाने पर चाहिए भारत में मौजूद है। बस ये है कि कोई किसी राज्य में है और यहाँ पर जरूरत किसी राज्य में है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, दिल्ली में, यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए बड़े पैमाने पर। लेकिन प्लांट्स ज्यादातर हैं ईस्टर्न इंडिया में, जैसे ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये एरियाज यहाँ पर ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबल है। ओके, तो अभी हम शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं मोदी जी की जो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस काम यही है कि इकट्ठे मिलकर काम करना होगा एक देश को यहाँ पर
यहाँ पर जो है ना फंडा लेकर कि मतलब हम जो है एक ही देश के नागरिक हैं और सबको मिलकर सभी राज्यों को मिलकर काम करना है। तो ये काफी बड़ी बात है, यहाँ पर ये ऑथर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट देखने को मिला है कि जहाँ पर जो ममता बनर्जी है जो कि मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, तो जहाँ पर अभी हाल ही में इलेक्शन जो चल रहे हैं, तो तभी 2 मई को रिजल्ट आएगा कि कौन सरकार बनाएगा वेस्ट बंगाल में। ओके, तो अभी इनकी सरकार है। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कोऑपरेटिव स्पिरिट को ना, मतलब जिस तरीके से कोऑपरेशन करना चाहिए, जैसे जिस तरीके से हमारा फेडरलिज्म का ढांचा स्ट्रक्चर जो है काम करता है ना, तो उसके हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया है। ओके, तो क्यों नहीं किया ऑथर ये बात क्यों कर रहे हैं? तो अभी देखो ना, इन्होंने मना ही कर दिया है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है ना, तो उसकी सप्लाई जो है ना हम दूसरे स्टेट्स को नहीं देंगे, दूसरे स्टेट्स को यूज नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर इनको कहा गया था कि आप जो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई भेजें क्योंकि आपके पास पर्याप्त संसाधन है इसके। तो यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो इन्होंने मना कर दिया टू एलोकेट 200 मैट्रिक टन ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर 200 मैट्रिक टन जो है ना यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है स्टेट में, तो यहाँ पर यूज की जा सकती है बाकी राज्यों के द्वारा, क्योंकि वहां पर शॉर्टेज है, वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्धि नहीं, जिसके चलते जो मरीज है ना तो उनकी मृत्यु होती जा रही है। ओके, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मतलब कि ना ये वायरस ऐसा है कि जो फेफड़े है ना तो उनको खराब करते जा रहा है, तो उसमें जख्म करते जा रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है लोगों को। तो इसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की, मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई चाहिए। ओके, तो मेडिकल ऑक्सीजन जो हम यहाँ पर मरीजों को सही करने के लिए, उनको सांस देने के लिए हम यूज करें। दूसरी यहाँ पर होती है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, तो वो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, मतलब इंडस्ट्रीज में भी ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है। तो वहां पर भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे कोई वेल्डिंग करनी है या कटिंग ऑपरेशन करने हैं, तो उसके लिए भी जो है ना ऑक्सीजन को ऐसे ऑक्सीडाइज्ड एजेंट यूज किया जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर दो वर्ड्स यूज करते हैं, मेडिकल ऑक्सीजन और यहाँ पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ओके, कि अभी सेकंड वेव जो है ना वो पीक पे है भारत में, और दूसरी ओर जो है ना यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चलाए जा रहे हैं 5 राज्यों में। ओके, यहाँ पे 4 राज्य हैं, एक यूटी है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरला, आसाम, वेस्ट बंगाल, एक पुडुचेरी। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पर 5 राज्य बोले गए, तो जहाँ पर अभी इलेक्शंस कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ओके, तो अभी वेस्ट बंगाल बचा है, बाकी राज्यों में तो तकरीबन इलेक्शन जो है ना वो हो चुके हैं, अभी सिर्फ रिजल्ट आएगा 2 मई को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रिटिकल ड्रग्स है ना, मतलब वो अनअवेलेबल होते जा रहे हैं। ओके, मतलब कि जैसे हम बात कर रहे थे, कल भी हमने बात की कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स भी हैं कि जो मतलब थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं कोविड 19 की बीमारी के खिलाफ, अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ओके, उस एज ग्रुप को अभी वैक्सीन नहीं लग रही है ना, तो उस ड्रग्स को भी लेकर जो है ना जो है रिलीफ हो सकता है उनको। लेकिन वो अनअवेलेबल है, मतलब कि उपलब्धि उनकी नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी होर्डिंग हो रही है, होर्डिंग मतलब जमाखोरी हो रही है। तो जिन जिन के भी पास वो जो है ड्रग्स वगैरह है, तो अगर मेडिकल स्टोर्स है या फिर कोई कंपनी है, तो वो उनको छिपा कर रख रही है। क्यों रख रही है? कि मतलब वो चाह रही है कि मतलब आने वाले समय में उसका डिमांड इतना बढ़े कि जब वो बेचे तो अच्छा खासा मुनाफा कमाए। तो देखो ये जो होर्डिंग है ना, तो इसको अगर हम खत्म करें, ये जमाखोरी को खत्म करें, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब कोविड पेशेंट से जिनकी जानें बचाई जा सकती थी। ओके, तो अवॉइड की जा सकती थी, मतलब लेकिन हम नहीं कर पाए। एक बार जब ये क्राइसिस ओवर हो जाए ना, तो यहाँ फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकल कर आ रही है। तो ये हमें यहाँ पर समझना होगा, क्यों जो राज्य है ना, तो मतलब कि जो सेंटर की जो एडवाइजरीज है, उनके साथ यहाँ पर जो तालमेल बिठाकर क्यों नहीं काम कर रहे आगे। ओके, तो मतलब कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जो है ना, जो जो आपने कोऑर्डिनेशन करना है एक दूसरे के साथ, उसके रिगार्डिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है ना, जो इसको समझना जरूरी है। लेकिन एक बार जब क्राइसिस ओवर होगा तभी जो है ना इसको, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर पाएंगे, मंथन कर पाएंगे। और आखिर में ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी जो ऑल इंडिया लेवल पर जो वैक्सीनेशन रेट चला है ना, अगर हम हेल्थ केयर या फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें, तो अभी सिर्फ 37% को ही वैक्सीनेट कर पाए हैं। और अगर हम बात करें 60+ जो एज ग्रुप है, तो वो अभी सिर्फ 26% के आसपास ही उनको वैक्सीनेट कर पाए हैं। तो यहाँ पर जो कवरेज है ना, तो अभी अभी इनको हमें और बढ़ाना होगा, प्रायोरिटीज और बढ़ानी होगी। तो ये तभी बढ़ेगी जब वैक्सीनेशन, जो यहाँ पर वैक्सीन उनकी सप्लाई बढ़ेगी। ओके, तो मतलब सही तरीके से अगर हम इम्पोर्ट करके चल रहे हैं वैक्सीन को, अगर नहीं पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर बना पा रहे, अगर बना पा रहे हैं, तो यहाँ पर लाइसेंस सरकार जो है दे सकती है, अलग अलग जो और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, कि आप जो है, मैं जो है ना, जिसने रिसर्च करके पेटेंट लिया, मैं उसका लाइसेंस खरीद कर आपको देती हूँ, तो आप बिना झिझक जो है ना मास सप्लाई करें। तो अभी फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं किया गया है। अभी डिपेंडेंसी हमारी बेसिकली 2 कंपनीज के ऊपर है, अभी तीसरी को और ऐड कर दिया गया है। ओके, तो एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा है भारत बायोटेक, तीसरा है डॉक्टर रेड्डीज लैब। ओके,
तो ये अभी 3 को अभी ऑथराइज किया गया है कि बनाओ वैक्सीन, जितनी बना सकते हो, मैक्सिमम जितनी प्रोडक्शन कर सकते हो। तो मैंने एक भारत बायोटेक के रिगार्डिंग वीडियो भी डाला था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरीके से वो प्लांट बड़ा है, किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद की रिसर्च है उनकी, 160 से ऊपर उनके खुद के पेटेंट्स हैं। ओके, तो मतलब अगर ऐसी कोई फर्म हो ना, अगर कोई ऐसी रिसर्च करके वो वैक्सीन बना रही है, तो मतलब विश्वास के काबिल वो होती है कि मतलब खुद की रिसर्च कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्ट ऑन शॉर्टेज ऑफ कोविड ड्रग्स 2। मतलब कि अगर शॉर्टेज आ रही है ना कोविड ड्रग्स की, कोविड के रिलेटेड जितने भी ड्रग्स लगते हैं, तो वहां पर हमें एक्ट भी करना होगा। मतलब ये भी यहाँ पर ऑथर जो है ना अपनी बात रख रहे हैं, तो ये सेकंड एडिटोरियल है। तो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि जो हिंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि जो शॉर्टेज आ रही है, जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि तो उनको पर्याप्त मात्रा में दवाई नहीं मिल रही है कोरोना वायरस की, तो उसके पीछे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ग्रेडी मर्चेंट्स हैं, मतलब जो लालची व्यापारी है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से ड्रग्स को स्टॉक अप किए जा रहे हैं, मतलब कि होर्ड किए जा रहे हैं, उन मतलब जमाखोरी किए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जिसके चलते जो है ना बड़े मतलब बड़े लेवल पर जो है ना उत्तेजक लेवल पर जो है शॉर्टेज देखने को मिल रही है कोविड रिलेटेड ड्रग्स की। तो यहाँ पर 3 तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशंस इसके बता रहे हैं। ओके, तो किस तरीके से हम जो है ना सोल्यूशन कर सकते हैं, शॉर्टेज को दूर कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो सबसे पहली बात की जा रही है ऑथर की तरफ से, तो वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना कोविड रिलेटेड जो जितने भी थेरापेटिक्स है, मतलब थेरापेटिक्स मतलब जो भी जितने भी चिकित्सा विधान है, मतलब जिस तरीके से भी आप जो है ना ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके, तो मतलब उनकी प्रोडक्शन बढ़ाओ। ओके, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाओ और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से कर पाओ, कि जहां पर प्रायोरिटी के हिसाब से जहां पर सबसे पहले जरूरत है, वहां पर वो जो ड्रग्स हैं या जिस भी तरीके की जो चिकित्सा है ना, चाहे वैक्सीन के रूप में चाहे ड्रग्स के रूप में, तो आप वहां पर उसको प्रदान कीजिए। ओके, तो यहाँ पर चिकित्सा विधान में कौन कौन सी चीजों की यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पर स्टेरॉइड्स हो गए। ओके, यहाँ पर जो एंटी इन्फ्लेमेटरीज हो गए, मतलब कि मतलब ये सभी दवाइयां हैं। ओके, मतलब कि जो अलग अलग क्षेत्र में काम होती हैं। ओके, मतलब जब जो है ना बदन गर्म होना शुरू हो जाता है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर बात करें कि ऐसी जो दवाइयां हैं वो दो। एंटीवायरल, मतलब कि जो जिस भी तरीके से बुखार वगैरह चढ़ता है, ओके, तो मतलब जुकाम वगैरह होता है, तो उसके लिए जो आप दवाइयां वगैरह बनाते हो। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स, जैसे तो एंटीबायोटिक्स ही बेसिकली होते हैं जब भी हम एंटीवायरल कोई भी दवाई देते हैं। ओके, तो एंटीबायोटिक्स का बेसिक रीजन मतलब क्या होता है? तो एंटीबायोटिक्स का मतलब यही होता है कि मतलब कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा सा बढ़िया करना। मतलब जो अगर आपको बुखार भी चढ़ा है ना, तो मतलब एंटीबायोटिक्स इस तरीके से आगे हमला करते हैं कि जो बुखार के जो बैक्टीरिया है उनको कम कर देते हैं, और जो आपका बुखार है वो उतर जाता है। लेकिन जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स ज्यादातर जो रूटीन में हम यूज करते हैं ना, तो ज्यादातर ज्यादातर केस में ये पाया गया है कि कोविड 19 के रिगार्डिंग अगर उनको यूज करते हैं, तो वो मतलब कम यहाँ पर सोल्यूशन दे रहे हैं, मतलब इतने बड़े पैमाने पर ये काम नहीं कर पा रहे। और ये तो एक हो गया ना, एंटीबायोटिक्स हम बाहर से एडिशनल लेते हैं दवाई के रूप में। एक एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी खुद डेवलप करती है कि किसी बीमारी से मुकाबला करने के लिए। ओके, तो वो सबसे बड़ी बात होती है, वो हमारा इम्यून सिस्टम जिस तरीके से होगा, उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है ना एंटीबॉडीज जो है जनरेट करेगी, तभी जो बीमारियों का ना मुकाबला हम कर पाएंगे। तो अपनी बॉडी को उस तरीके से हेल्दी रखो कि अगर कोई बुखार वगैरह भी होता है ना, तो कम से कम आपको जरूरत पड़े दवा वगैरह लेने की, आपकी बॉडी ही इतने बड़े पैमाने पर एंटीबॉडी जनरेट करे कि वो बुखार जो है ना खुद ना खुद जो है उतर जाए। ओके, तो इसके अलावा और भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, जिस भी तरीके से इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है कई बार बॉडी में, कईयों को लीवर में इन्फेक्शन हो जाती है। ओके, तो पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, तो मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो, तो जहां पर भी हम जो एंटीबायोटिक्स यूज करते रहे, जो एंटीवायरल जो मेडिसिन यूज करते रहे ना, तो उनको यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें आगे लाना होगा। ओके, तो इसके अलावा और बात कर रहे हैं जैसे बेहोशी की दवा, जिसको हम यहाँ पर एनेस्थेटिक्स भी बोलते हैं। ओके, एनेस्थीसिया भी बोलते हैं इसको, कि जो बेहोशी की दवा जब भी पेशेंट को उसकी सर्जरी करनी होती है, तो पहले एक एक्सपर्ट होता है। ओके, मतलब जो कि एनेस्थीसिया की दवा देता है हॉस्पिटल में, तो उसके पास पेशेंट को भेजा जाता है। वो खुद से यहाँ पर डोसेस देता है, उसकी ट्रीट करता है, देखता है कि अब बेहोश हो गया, फिर उसको रेफर किया जाता है डॉक्टर के पास ऑपरेशन थिएटर में। ओके, तो ये सब यहाँ पर एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो कि जरूरी है कि जब भी हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उनको हम जब उसको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर जब वेंटिलेटर के ऊपर होता है ना पेशेंट, तब यहाँ पर ऐसे जो है ना जो जो ड्रग्स है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो खास तौर पे अगर हम बेहोशी की दवा को अगर बात करें, तो खास तौर पे जो वेंटिलेटर में जो लोग होते हैं, तो तभी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, वेंटिलेटर का मतलब यहाँ पर होता है कि आर्टिफिशियल सांस प्रदान करनी। तो जब कोविड का टाइम होता है, तो मैं बात कर रहा था कि
जख्म वगैरह होने शुरू हो जाते हैं फेफड़ों में, तो सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड है। ओके, दूसरा यहाँ पर वेंटिलेटर्स की डिमांड है कि वेंटिलेटर्स जो है आर्टिफिशियल सांस जो है ना वो प्रदान करते हैं कि सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो आगे यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। और इसके अलावा बात करें कि जो भी रोगनाशक दवाइयाँ होती हैं जो फीवर को कम्बैट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या विटामिन या सप्लीमेंट दिए जाते हैं, वो तो यहाँ पर और भी बहुत सारे रेंज है इन ड्रग्स की। जैसे यहाँ पर आइवरमेक्टिन की बात करें, दूसरा यहाँ पर जो ना रेमडेसिविर की बात करें, तो ये दो इस तरह की यहाँ पर ना मेडिसिन से मतलब जो बहुत बड़े पैमाने पर जो मतलब न्यूज में रही है पिछले 1 साल से। ओके, तो इसकी डिमांड जो है ना अमेरिका भी करता रहा है भारत से। तो भारत जो है फार्मास्यूटिकल हब है, दवाइयों के मामले में काफी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यहाँ पर होती है। और अमेरिका ने शुरुआत में जब कोविड के लक्षण पाए गए थे वहां पर लोगों में, अमेरिका में, तो इस दवाई की यहाँ पर जो ना डिमांड की थी इंडिया से, धमकियां भी दी थी इंडिया को, अगर नहीं देंगे तो जो सैंक्शंस है ना वो इंडिया के ऊपर लगा दिए जाएंगे। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में। तो यहाँ पर ये ऐसे जितने भी ड्रग्स हैं जिनकी भी हमने बात की, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ हम यूज कर रहे हैं, चाहे एनेस्थीसिया के तौर पर यूज कर रहे हैं, या फिर जो है बुखार को उतारने के लिए यूज कर रहे हैं, जो भी एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना वहां पर कुछ ना कुछ एफिशिएंसी पाई गई है इन ड्रग्स में कि वो जो वायरस लोड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो मतलब एक और तो वैक्सीन तो बन ही रही है। वैक्सीन देखो, वैक्सीन बन रही है ना, तो वैक्सीन की जितनी बड़े मात्रा में सप्लाई चाहिए तो वो मुमकिन नहीं हो पा रही है। तो उसको अभी समय लगेगा, क्योंकि मतलब अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके लिए जो हमारा कैपिटल है ना, तो उस वो भी हमें चाहिए, मशीनरी वगैरह भी चाहिए, प्लांट चाहिए, तभी बढ़ पाएगी आगे। ओके, तो इसको समय लगता है थोड़ा। तो इसी समय के दौरान अभी जो पीक पे चल रहा है सेकंड वेव, तो हम जो ये ड्रग्स है ना तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात जो ना ऑथर की तरफ से रखी जा रही है। और इसके अलावा जो रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स भी कुछ होते हैं, मतलब कि जो जाने माने हॉस्पिटल्स, तो वो भी कई बार जो है ना पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको कहते हैं कि वो जो है ना ऐसे ड्रग्स की सप्लाई जो खुद जो है ना खरीद कर लाकर हमें दे। तो वो डायरेक्टली जो है ना उनको यूज नहीं करते, डायरेक्टली होल्ड नहीं करते कि मतलब हमारे जो मेडिकल स्टोर है वहां से हम इनको ले, मतलब वो उसके पेशेंट के जो रिश्तेदार है उसको बोलते हैं कि आप ऐसे ड्रग्स आप लेकर आओ, ता जो कि अगर कोविड के रिलेटेड हमें यूज करने जरूरत पड़ती है यूज करने की, तो हम करें उनको। ओके, तो यहाँ पर जो ऑथर अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि एक नोडल एजेंसी इन द गवर्नमेंट शुड आस्क ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ड्रग्स इन क्वेश्चन टू स्टेप अप प्रोडक्शन टू देयर फुल कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि नोडल एजेंसी बनाओ कि जो मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ड्रग्स की, तो उनको कहे कि आप जो है ना अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए। फुल कैपेसिटी कहने का मतलब कि जितना आपका प्लांट है ना, तो जितनी मशीनरीज है सभी को लगा दो, मतलब कोई मशीन बंद नहीं होनी चाहिए, सभी मशीन को काम पे लगा दो। और जितनी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, जितनी बड़े पैमाने से आप जो है ना प्रोडक्शन निकाल सकते हो, आप निकालिए। ओके, इसके अलावा जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। ओके, कि किस तरीके से आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, पार्टली कर सकते हो, या जो है फुल कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो, तो ड्रग्स को आप मैन्युफैक्चरिंग करो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। तो मतलब इनको जो ऑर्डर भी आप प्लेस करो, ओके, लार्ज क्वांटिटीज में इन ड्रग्स का, मतलब कि ता जो कि जहां पर जरूरत है प्रायोरिटी के हिसाब से, वहां पर सही जो है ना टाइम रहते जो है वो दवा पहुंच जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने जान बचानी है। जान किनकी बचानी है? खासतौर पे जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी। अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल्स में ना बेड्स की कमी देखने को मिल रही है बहुत बड़े पैमाने पर। और जो पेशेंट्स हैं वो उनकी लाइन लगती जा रही है लगातार। ओके, तो हर एक चीज की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, पर्याप्त जो कोविड रिलेटेड जो ड्रग्स हैं इनकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो ये सब मुद्दों के ऊपर हमें काम करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। ओके, समय रहते। ओके, तो दूसरी बात जो यहाँ पर रख रहे हैं ना ऑथर, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी अप्रूवल है ना नई थेरेपीज का, मतलब कि अगर नई चिकित्सा अगर निकाली जा रही है, अगर सपोज करो अगर दो तरह की वैक्सीन तो चलाई जा रही है। ओके, जो भारत बायोटेक है, वो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो तो चला ही रहे, बना ही रहे। तो अभी इसके अलावा और भी जो नए कंपनीज आती है ना अपनी रिसर्च लेकर, तो उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। या फिर जो और भी नई थेरेपीज अगर लेकर आते हैं कि इस तरीके से भी इलाज हो सकता है कोविड की बीमारी का, तो उसको भी इमरजेंसी यूज के लिए हमें अप्रूवल देना होगा। इमरजेंसी मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी रूटीन में जैसे वैक्सीन लग रही तो अभी उसको अप्रूवल दे दो। इमरजेंसी मतलब कि बहुत पीक में सिचुएशन चलेगी, तब ऐसी नई थेरेपीज को हम यूज कर सके। ओके, तो तीसरी बात यहाँ पर रख रहे हैं कि जो हमारी इंडिजिनियसली R&D है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको हमें बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी बहुत पुअर है, इतनी बड़े पैमाने पर नहीं है। तो जैसे मैं भारत बायोटेक की बात कर रहा था, उसके अपने 160 पेटेंट्स हैं आज तक, जब से वो कंपनी बनी है।
ओके, तो अभी जो उसने वैक्सीन भी बनाई है ना, कोवैक्सीन, तो वो उसकी खुद की ही रिसर्च है। ओके, तो उसके पास अच्छे खासे साइंटिस्टों की टीम है, भारत बायोटेक के पास, हैदराबाद में इनका प्लांट है। और ये अपनी खुद की रिसर्च करके ना, तो उसको यहाँ पर अप्रूवल मिली है गवर्नमेंट की, फिर जाकर ये जो है बड़े पैमाने पर जो है कोवैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। ओके, तो अभी इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये टफ लग रहा है स्टार्टिंग में, अगर खुद से रिसर्च करनी है उसमें, उसके ऊपर पैसा लगता है। पैसा तो या तो कंपनी खुद लगा ले, अगर कंपनी के पास पैसा है तो, या तो सरकार लगा, लेकिन दायित्व सरकार का बनता है। लेकिन जो कंपनी होती है ना, कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, तो वो पैसा अगर सीधे रिसर्च पे ऐसा लगा दे, तो वो इन्वेस्टर्स को फायदा होने वाला नहीं है उसमें, क्योंकि ऐसा होता है कि जो रिसर्च होती है ना, उसमें फेलियर्स होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च हो रही है तो उसके रिगार्डिंग पर्याप्त रिजल्ट निकाल ही लिया जाएगा, और जो नई रिसर्च आएगी तो उसके रिगार्डिंग फिर हम जो है ना व्यापार करेंगे, जो नई चीज मैन्युफैक्चर करेंगे, और जो है अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। ऐसा हर बार मुमकिन नहीं होता है, तो काफी पैसा लगता है रिसर्च के ऊपर, तो ये गवर्नमेंट का ही दायित्व बनता है कि अच्छी रिसर्च हो पाए। ओके, तो अगर हम खुद से रिसर्च करेंगे तो जो रिवॉर्ड्स हमें मिलेंगे तो सबसे वो बहुत बढ़िया होंगे, ग्रेट होंगे। तो ये यहाँ पर ऑथर जो है ना अपनी बातें रख रहे हैं कि जो शॉर्टेज है कोविड रिलेटेड ड्रग्स की, उसको कैसे उनकी पूर्ति करें, कैसे जो है कोविड के साथ हम टाकरा जो है ना, जो हमारा लड़ाई है उसको कंटिन्यू रखें, और इस तरीके से रखें कि हम जीते। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटर मैप्स टू फाइंड ट्रेजर्स। देखो, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ना बेसिकली बात की गई है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जीआईएस के बारे में। तो अभी शुरुआत में ऑथर बात करें कि अभी समय ऐसा चल रहा है कि भारत ना अभी रिमोट सेंसिंग, मतलब इस एरिया में, मतलब जो है रिसर्च कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रगति की और आगे बढ़ रहा है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बात आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा और भी जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज है, तो उसमें भी आगे बढ़ रहा है कि आने वाले समय में बेटर गवर्नेंस दी जाए, अच्छे तरीके से प्लानिंग की जाए। ओके, लंबे समय के लिए मतलब किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं प्लानिंग करके। ओके, तो अभी बहुत सारी बाधाएं थी, तो यहाँ पर थी मतलब कि बाधाएं कैसी थी, मतलब सिंगुलर और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी नहीं थी कि किस तरीके से इफेक्टिवली जो है ना हम इनको आगे बढ़ा पाए। अगर हम जियो स्पेशियल डाटा की बात करें, अगर हम यहाँ पर ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से मैपिंग टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ा पाए, तो अभी नेशनल पॉलिसी, उसको एक फ्रेमवर्क उसका बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी समझते हैं कि यहाँ पर ये बात किसकी कर रहे हैं। ओके, देखो अभी देखो, अगर आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो सीधे आप क्या करते हो, मोबाइल में लोकेशन ऑन करते हो और गाड़ी पे लगा देते हो, और जो है ना जैसे जैसे आपको बताते जाते हो आप उसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हो। तो ये तभी मुमकिन है जब वहां पर ना डाटा अवेलेबल करवाया गया, जो स्पेशल डाटा की इस जगह से दूसरी जगह पर अगर लोकेशन है तो कितनी दूरी पर है। ओके, पर्याप्त जो है ना किसी ने वहां पर डाटा फीड किया है, अच्छे तरीके से वहां पर वो प्लान तैयार किया है, तभी जो है ना आप जो है ना आपको सुविधा हो रही है, तभी आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे हो। ओके, तो रिमोट सेंसिंग है, यहाँ पर हम जो है ना टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग कहने का मतलब जैसे आप टीवी का रिमोट उठाते हो, आप कहीं और बैठे होते हो, टीवी कहीं और लगा होता है, तो रिमोट से जैसे आप चाहो वैसे जो है ना आप जो है ना चैनल चेंज करते रहते हो। लेकिन यहाँ पर रिमोट सेंसिंग, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट हम काम करते हैं। एक जगह से हमने जो ऑपरेट करना है, ओके, तो हो सकता है दूसरी चीज जो ऑपरेट हो रही है वो मिलो दूर हो, काफी दूर हो, तो लेकिन फिर भी वो ऑपरेट हो जाती है। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा है जो यहाँ पर सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से, और जो यहाँ पर जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से। ओके, तो इसको हम यहाँ पर जीआईएस भी बोलते हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हम बोलते हैं। ओके, तो ये सब काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत की बात करें ना, तो भारत का जो अपना सैटेलाइट है, तो उसको हम यहाँ पर जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको हम बोलते हैं IRNSS। ओके, तो यहाँ पर बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। तो इसके अंतर्गत भी सात सात सैटेलाइट भेजे थे हमने, कि मतलब कि जो ऐसे जानकारी हमें देंगे, जैसे जीपीएस देता है। जीपीएस जो है वो अमेरिका का है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो वो जब भी आप ऑन करते हो तो वो अमेरिका के सैटेलाइट ज्यादातर होते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब व्यू देते हैं कि कैसे, मतलब आपने आगे जाना है, पीछे जाना है, किस तरीके से मैप मैप को देखना है, किसी देश का मैप देखना है, क्योंकि कोई सिटी की लोकेशन देखनी है। ओके, तो वो जीपीएस के थ्रू ज्यादातर होता है। लेकिन ये IRNS ना, ये हमारा है, तो ये इंडियन रीजन के बारे में आपको बताएगा। ओके, तो भारत चाह रहा है कि हम डिपेंडेंसी कम करें जो फॉरेन नेशंस हैं उनके ऊपर, और अपना खुद का बनाएं और उसी के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़े। ओके, तो अभी इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में आई होप आपको बात पकड़ में आ गई है जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी उसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो अभी ना हाल ही में 2019 की बात है, तो यहाँ पर बात करें कि जियो स्पेशियल रेडनेस इंडेक्स यहाँ पर आया, जिसमें कि जो भारत का रैंक था वो पाया गया 25th। ओके,
तो टॉप पर कौन है? टॉप पर है यूएसए, क्योंकि सबसे पुराना जो मत खिलाड़ी है, अगर हम बात करें इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग या जीपीएस के रिगार्डिंग, वो यूएसए ही है। ओके, तो टॉप पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर है यूके, और तीसरे नंबर पर है जर्मनी। ओके, तो भारत की रैंकिंग 25th है। तो ये और इम्प्रूव हो रैंकिंग, हम भी टॉप 10 में आ जाए, टॉप 5 में आ जाए, तो अभी भारत सरकार अपनी नई पॉलिसी लेकर आई है। ओके, तो अभी बात करें गवर्नड अंडर 6 डिपार्टमेंट्स, इंडिया हैज द टोटल ऑफ 70 नेशनल पॉलिसीज, सम ऑफ विच हैव रेस्ट्रिक्टिव एंड रिडंडेंट प्रोविजंस ओवररिडन विद सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो यहाँ पर देखो, बात कर रहे हैं कि कुल मिलाकर भारत हमारे पास जो ना 17 नेशनल पॉलिसीज है इनके रिगार्डिंग, जो स्पेशल डाटा के रिगार्डिंग। तो उनमें से यहाँ पर ना जो बात की जा रही है कि 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिनके अंतर्गत जो है ये काम कर रही है ये पॉलिसीज। तो कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि मतलब कि जिनके रिगार्डिंग कुछ रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है, कि मतलब उनको जो है ना हम पूरे देश भर में मार्केट के लिए नहीं खोल सकते, लेकिन कुछ यहाँ पर एरियाज ऐसे हैं जिनको कि मार्केट के लिए खोला जा सकता है। जिनको हम नहीं खोल पा रहे, जहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई, तो उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स है, कि मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई एरा गैरा जो है हमारी जो सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्योरिटी, जैसे हमारी जो आर्म फोर्सेस कहाँ कहाँ पर तैनात है, हमारी जो आर्टिलरीज है वो कहाँ कहाँ पर तैनात है, वो भी मतलब लोग ना आसानी से मतलब देख ले कि कहाँ पर क्या क्या चीज है। तो ये यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, कि मतलब यहाँ पर भी हमारे पास जो अप्रोच होती है लिमिटेड अप्रोच होती है, कि कहाँ कहाँ तक हम जो है देख सकते हैं, कहाँ कहाँ तक हम जो है रिमोट सेंसिंग के तहत जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन को आप जो एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसी के चलते अभी बात करें कि अभी नए जियो स्पेशल गाइडलाइंस जो ना उसको रिलीज किया गया रिसेंटली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर जो ये नई गाइडलाइंस जारी की गई ना, तो अभी नए पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा तो आने वाले समय में, इसे इन्हीं का सर्च के रिगार्डिंग जियो स्पेशल डाटा या फिर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग की ये इंडस्ट्री जो है ना आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है। तो ये आसान कर देगी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कंपनीज हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज जो एजेंसीज हैं, कि वो आसानी से कलेक्ट कर सकती हैं, जनरेट कर सकती हैं, प्रोसेस कर सकती हैं, और यूज कर सकती हैं जो स्पेशल डाटा को, मैप्स को। ओके, विद इन इंडिया। ओके, तो ये विद इन इंडिया होगा। ओके, तो विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रायर अप्रूवल और सिक्योरिटी क्लियरेंस। ओके, तो यहाँ पर अभी कोई जरूरत नहीं है कि भारत सरकार से पहले अप्रूवल ले, फिर ही सैटेलाइट को यूज करके जो है ना हम मैपिंग की सर्विस को अवेल कर सके, या कंपनीज जो है ना वो उन सर्विसेज को यूज कर सके। ओके, तो अभी सब कुछ आसान कर दिया गया है, मतलब कि जैसे नॉर्मल भारत सरकार यूज करती है, बिल्कुल वैसे ही प्राइवेट कंपनीज को बोल दिया गया, इंडिविजुअल्स को बोल दिया गया। ओके, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनको बोल दिया गया कि वो भी जो है ना जो स्पेशल डाटा को यूज कर सकती है। तो ये करने का यहाँ पर कारण यही है कि जैसे अमेरिका जैसे देश आगे बढ़े हैं ना, तो वहां पर वो भी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस करके आगे बढ़े हैं। ओके, तो मतलब प्राइवेट्स को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जितनी गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट्स के पास रिसोर्सेज ज्यादा है। ये ऐसा एरिया है जहां 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 पर आने वाले समय में व्यापार किया जा सकता है। ओके, सही तरीके से, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ना वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखें कि आने वाले समय में जो हमें मैपिंग की सुविधा प्रोवाइड कर रही है कंपनीज, तो उनकी गिनती भी काफी हो सकती है। जो बढ़िया सुविधा प्रोवाइड करेगी तो जो कस्टमर है वो उसके पास जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं ओवरऑल। तो अभी यहाँ पर कोई प्रायर अप्रूवल देने की जरूरत नहीं है भारत सरकार से। जैसे सरकार यूज कर रही है वैसे आप भी जो स्पेशल डाटा, लोकेशंस वगैरह आप भी आसानी से यूज कर सकते हैं। और आगे यही बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, ऐसे आगे हम बढ़ते हैं, तो इफेक्टिवली जो मैपिंग इंडस्ट्री है उसको हम लिबरलाइज करेंगे, कि वो भी जो है ना आगे आए, जरा से जरा इन्वेस्टमेंट हो तो ये इंडस्ट्री आगे बढ़े। ओके, तो अगर अच्छा असेस इनको मिलता है, मतलब कि आसानी से ये असेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक्सिस्टिंग जो डाटा सेट्स है, जिनको कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसीज हैं तो वो ऑन करके चलती हैं, तो अगर प्राइवेट फर्म से इनको यूज करती तो आगे आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है। तो अच्छी एक इंडस्ट्री हब जो है ना वो हमें यहाँ पर दिखती नजर आ रही है। और तो इससे यहाँ पर क्या होगा, तो हम जब बहुत सारी यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाएगा, बहुत सारी कंपनीज बनेगी मैपिंग इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, जो कि मैप की सुविधा आपको अच्छे से प्रोवाइड करेगी। तो इससे क्या होगा, आपस में कंपटीशन होगा तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अच्छा रिजल्ट निकलेगा तो नई रिसर्च होगी, तो हम यहाँ पर डिपेंडेंस नहीं हमारी होगी जो फॉरेन यहाँ पर रिसोर्सेज है उनके ऊपर। जैसे अभी जीपीएस के ऊपर है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि यूएसए का है। ओके, तो ज्यादातर जो पुराने मोबाइल फोन होते थे ना, वहां पर जब आप लोकेशन ऑन करते थे वहां पर बकायदा जीपीएस लिखा होता था उस समय। और तो आजकल तो सिर्फ लोकेशन लिखा होता है वहां पर। ओके, तो मतलब कि जीपीएस लिखा होता था, उसका मतलब यही था कि जीपीएस को यूज करके ही आप जो है ना जहां पर भी जो कोई भी लोकेशन देख रहे तो वहां पर जीपीएस लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर अमेरिका के सैटेलाइट्स को यूज किया जा रहा है। तो अभी हमें डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी। जब हम यहाँ पर जो है ना निजी क्षेत्र में अगर आ जाएंगे, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में जो नई इंडस्ट्री है ना
तो वो अपने सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकती हैं। ओके, तो अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगी तो जो बढ़िया फैसिलिटी देगी तो लोग उसके पास जाएंगे, कि मतलब कि मैपिंग इंडस्ट्री में भी अगर क्लैरिटी से आप किसी मैप को अवेल कर पा रहे हो, अच्छी मतलब क्रिस्टल क्लियर आपको पिक्चर मिल रही है कि किस तरीके से जो है ना मतलब कि लोकेशन बनी हुई है, या फिर हमने यही पता करना है, सपोज करो कि किसी म्युनिसिपल एरिया है कोई, वहां पर हमने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि अभी रियल टाइम बेसिस पे, मतलब अभी मौजूदा समय के हिसाब से कहाँ पर क्या लोकेशन है, मतलब कौन सी गली खराब है, कौन सी गली मतलब सही बनी हुई है, या फिर कहीं पर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो इससे आने वाले समय में ना काम करने में बहुत आसानी होने वाली है। ओके, तो ये चीज है, छोटी छोटी बातें हैं जिसका फायदा होने वाला है मैपिंग इंडस्ट्री से, या फिर हम ये बात कर ले जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका यूज करते करते हैं। तो मैपिंग टेक्नोलॉजीज की और सर्विसेज के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी। यहाँ पर जो डोमेस्टिक इनोवेशन है ना अलग अलग सेक्टर्स में, तो वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो भारत का ही फायदा है, भारत की इकोनॉमी ही आगे बढ़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते, तो पहली बात जो यहाँ पर कर रहे हैं कि जो ये गाइडलाइंस जारी की गई भारत सरकार के द्वारा, तो आने वाले समय में ना ये मतलब हमारा साथ देंगी, मदद करेंगी कि जो एफिशिएंट और जो टारगेटेड यूज ना तो वो कर सके, जो हमारे कम रिसोर्सेज है, मतलब कि जिस कैटेगरी में हमारे पास इतने पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है उनको सही तरीके से कैसे यूज कर सके, कैसे प्रायोरिटी बनाकर कहाँ पर पहले वो सप्लाई भेजे, कहाँ पर लास्ट में भेजे, तो ये बना सके। जैसे यहाँ पर कोविड वैक्सीन अवेलेबिलिटी की बात करेगी जिसकी अभी ह्यूज डिमांड है, तो ज्यादातर जितने भी भारत के राज्य है ना, तो चीफ मिनिस्टर यही बात कह रहे हैं कि हमें सप्लाई भेजिए, सप्लाई की शॉर्टेज आ गई, सप्लाई की शॉर्टेज आ गई। ओके, तो इस चीज को हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास जियो स्पेशियल डाटा रहेगा, अगर सही तरीके से जो है ना इंफॉर्मेशन रहेगी, तो ये जो जियो स्पेशियल डाटा है और जो यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं, जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इसका बहुत फायदा रहने वाला है रियल टाइम बेसिस पे, कि पता चलता जाएगा कि कौन से राज्य में शॉर्टेज है, कौन से राज्य में इतनी कितनी वैक्सीन जो है ना पहुंच चुकी है, तो उसका पर्याप्त पर्याप्त जो डाटाबेस तैयार किया जा सकता है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं ना आपको, ये अगर बात समझनी है, अगर कोविड वैक्सीन अवेलेबिलिटी की बात करूं, तो भारत सरकार ने ना एक स्कीम चलाई थी, उजाला स्कीम। ओके, तो इस लेक्चर को सुनने के बाद उस उजाला स्कीम जो है टाइप करना गूगल पे, तो वहां पर ना एक डैशबोर्ड खुलेगा उजाला स्कीम का, तो उस पे क्लिक करना, वहां पर जो है ना भारत का मैप खुलेगा, और भारत के मैप में वहां पर डैशबोर्ड लिखा होगा कि डेली बेसिस पे अगर 24 अप्रैल है आज, 24 अप्रैल को कहाँ कहाँ पर कितने बल्ब जो है ना उजाला स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, कितनी हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी सेव कर दी। ओके, तो ये मतलब बिल्कुल इस सैटेलाइट्स की मदद से ये चीज हो रही है, जो वो मैप बन रहा है। ओके, तो उससे आपको बात और समझ आ जाएगी। ओके, कि कैसे मैं यहाँ पर कोविड वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अभी इसके अलावा और बात कर रहे हैं कि अगर और जो डाटा सेट्स है, ओके, तो उनको सही तरीके से अगर हम देखते हैं ऑन हाई रेजोल्यूशन जीआईएस डाटाबेस। ओके, मतलब अगर हाई रेजोल्यूशन, तो हाई रेजोल्यूशन कहने का मतलब है अगर आप इमेज देखते हो सैटेलाइट से, मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो मतलब इतनी साफ इमेज हो कि मतलब आसानी से लोकेशन जो है ना वो आइडेंटिफाई की जा सके कि ये वाली लोकेशन है। अगर ओके, अगर मैं किसी शहर को लोकेट कर रहा हूँ या किसी बैंक को लोकेट कर रहा हूँ, तो आसानी से कर पाऊँ कि ये बैंक पड़ा है। तो यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन, यहाँ पर जीआईएस डाटाबेस की बात कर रहे हैं कि तो अभी भारत भारत ना इसी के ऊपर फोकस करेगा ज्यादातर, कि यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन और क्वालिटी जो इमेज है ना वो मिले। तो जब ये मैपिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी ना, तो लोग उसी की तरफ जाएंगे जो आपको बढ़िया सर्विस दे रहा है, बढ़िया क्वालिटी सर्विस आपको दे रहा है। तो यहाँ पर ना रिसोर्स एलोकेशन में हमें फायदा हो सकता है अलग अलग वेज के हिसाब से, अगर हमें हाई रेजोल्यूशन जीआईएस डाटाबेस मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं कि ये हमारे लिए आसानी होगी ढूंढना अलग अलग प्लेसेस को, कि मतलब कहाँ पर जो बैंक की ब्रांचेस है ना वो कम है, कौन से एरियाज में मतलब बहुत कम जो है ना बैंक ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, या फिर कैश आउट पॉइंट्स बहुत कम है, जैसे हम जिसको एटीएम वगैरह बोलते हैं, जहाँ से आप आसानी से पैसा निकाल सकते हो। और जब हमें यहाँ पर किसी शहर का मैप ओपन करते हैं, तो उसके आसपास के एरियाज की लोकेट करते हैं, देखते हैं, जब ये पाते हैं कि किन्हीं एरिया में एटीएम्स वगैरह बहुत कम है, बैंक ब्रांचेस बहुत कम है, तो ये हमें पता चल जाता है। ओके, मतलब कि कहीं कहीं पर जो है ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे जो यहाँ पर फायदे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बैंकों को मदद हो सकती है। ओके, और इसके अलावा अगर बैंकों को पता चला कि हमें यहाँ पर बैंक ब्रांच खोलनी चाहिए, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आबादी है, तो फायदा होगा, तो बैंक वहां पर ब्रांचेस खोल सकते हैं, अपना बिजनेस जो है ना और बेटर बना सकते हैं। जब नई ब्रांचेस जब भी वो खोलेंगे तो उनको मतलब आसानी होगी, जब भी वो ऐसे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो डाटाबेस होता है उसको फॉलो करके चलेंगे। और दूसरी यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो जीआईएस डाटा है, तो इससे उसकी मदद से यहाँ पर जो ना हम कैजुअल रिलेशनशिप यहाँ पर जो ना वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, और जो सही यहाँ पर सॉल्यूशंस हैं वो डिजाइन कर सकते हैं, वो बना सकते हैं।
और इसी की यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि मतलब अगर हम बात करें अलग अलग सिचुएशंस की, जैसे हेपेटाइटिस, मतलब कि अगर हमने ये पता करना है कि देश में कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर हेपेटाइटिस की बीमारी ज्यादा बड़े पैमाने पर फैली हुई है, तो अगर कौन कौन से जिले ऐसे हैं तो उनको अगर हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग की यहाँ पर मदद करते हैं, सैटेलाइट्स की मदद लेते हैं, तो हमें यहाँ पर डेली बेसिस पे ना नया डाटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा कि कहाँ पर हमें प्रायोरिटी बनानी होगी, कौन से एरियाज में ज्यादा हेपेटाइटिस की बीमारी फैल चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम अपना प्लान तैयार करें। तो जैसे हेपेटाइटिस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये लीवर की बीमारी होती है, लीवर जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ओके, इस तरह। ओके, जो हेपेटाइटिस सी है ना, उसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी हुई है, और जो बाकी के हेपेटाइटिस है उनका इलाज अभी तक संभव है। ओके, तो अभी इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा ये जस्ट एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बीमारियों को ना यहाँ पर पूरा डाटाबेस तैयार हो सकता है, जिसको कि आसानी से हम जहाँ पर पकड़ बना सकते हैं कि कहाँ कौन से एरिया को हमने पहले आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर जो है पहले एड पहुंचानी है। तो अभी इसके अलावा वही वही सीवरेज लाइंस की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से किसी म्यूनिसिपल एरिया में, शहर में सीवरेज काम नहीं कर रहा है, तो वो जो सैटेलाइट की मदद से पूरी ओवरव्यू, पूरा शहर का इमेज हम देख सकते हैं, तो ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर खराबी हुई, जिसके चलते जो है ना पानी खड़ा हो गया बाकी गलियों में। ओके, तो उस यहाँ पर गलती को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वहां पर जड़ को पकड़ सकते हैं। ओके, तो ये फायदा हमें जो है ना आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से जब हम ऐसे डाटा सेट्स हम बनाएंगे, ओके, तो यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन, यहाँ पर स्पेशल मैप्स बनाए जाएंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है। जो भी जो हाइपोथेसिस हमारे होते हैं, तो हाइपोथेसिस ये सिर्फ एक तरीके की ना टेंटेटिव हमारी स्टडी होती है, हम हमारा अंदाजा होता है कि ये काम, इसका रिजल्ट ये हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से अच्छे तरीके से हम जो है ना सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जो भी हमने एक्शन करना हो जिस भी काम के प्रति। ओके, और अगर अच्छे तरीके से यहाँ पर असेस किया जाए आने वाले समय में पूरे देश के द्वारा, जो भी हम यहाँ पर हमारे जो जीआईएस डाटाबेस है, तो यहाँ पर आने वाले समय में हमें एफिशिएंट डिलीवरी मिलेगी इमरजेंसी सर्विसेज की। ओके, तो अभी जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो अभी भी बिल्कुल बहुत सारे एरियाज है जहाँ के रिगार्डिंग हमें डाटा सेट्स तैयार करने होंगे, जैसे कि कहाँ पर कौन से राज्य में कितनी मरीजों की गिनती पर्याप्त मात्रा में कब 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 बढ़ती जा रही है। अभी तो जो डाटा आ रहा है तो एक दिन बाद आता है ना, कि शाम तक जो है ना सभी राज्य अपना कोरोना वायरस का जो केसेस है उनको देखते हैं कि कितने आए एक दिन के, फिर अगले दिन उसको जो है ना पूरा का पूरा उसको सम अप करके तो अगले दिन बताते हैं कि एक दिन में इतने पहुंच गए। ओके, तो वो भी ऐसा नहीं है कि पूरा एक्यूरेट होंगे, कि मतलब जो सरकारों के द्वारा जो डाटा दिया जा रहा है, अगर एक्यूरेसी चाहिए तो रियल टाइम बेसिस पे अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया एक्यूरेसी जो है ना वो हमें देखने को मिलेगी। और आगे यहाँ पर बात करें नाइजीरिया की, नाइजीरिया की एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है जियो रेफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डाटा फॉर डेवलपमेंट। ओके, ग्रिड 3, ग्रिड 3 प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर ये एक्यूरेट जियोस्पेशियली जो रेफरेंस पॉपुलेशन एस्टिमेट है वो बता रहा है। तो यहाँ पर किसके बेसिस पे बता रहा है, जो यहाँ पर माइक्रो सेंसस डाटा जो प्रोवाइड किया है, तो उसके रिगार्डिंग, मतलब जो किसी जमाने में सेंसस किया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो डाटा बनाया गया। इसके अलावा जो हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग डाटा सेट है उसके चलते ही दोनों को मिक्स करके यहाँ पर ना ये पता लगाया जा रहा है कि मतलब कौन सी पॉपुलेशन कहाँ पर यहाँ पर बैठी हुई है, और मतलब किस अभाव में बैठी है, मतलब किस तरीके से मतलब वो है, मतलब हेल्दी है या फिर नहीं हेल्दी है, या फिर कोई बीमारी फैली हुई, तो उसका यहाँ पर ना उनको पता चलता रहता है। तो रिमोट सेंसिंग डाटा सेट्स के बारे में मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे जो ड्रोन विमान उड़ते हैं ना, जो जैसे यूएस उड़ाता है अपने ड्रोन ज्यादातर, तो वो पाकिस्तान की और या अफगानिस्तान की ओर बमबारी करता रहता है। तो वो यहाँ पर वो सैटेलाइट्स की मदद से उड़ रहे हैं, वैसा नहीं कि मतलब रिमोट कंट्रोल से उनको चलाया जा रहा है, वो रिमोट कंट्रोल से ही चल रहे हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ओके, उनको अपना कोई वाईफाई नहीं लगा हुआ उधर, तभी वो इतनी दूरी तक जो है ना वो काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे हम जो है ना डाटा सेट्स को हम यहाँ पर रिमोट सेंसिंग यहाँ पर डाटा सेट्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरेट बेस मैप्स। अगर हम कंबाइन करते हैं जो एक्यूरेट बेस मैप्स है, सैटेलाइट इमेजेस जो आते हैं, या फिर जो वैक्सीनेटेड जो ट्रैकिंग जो है ना, इन सब चीजों को अगर हम इकट्ठा करते हैं ना, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर जो है ना सेटलमेंट्स जो है ना मिस रह गई। कहने का मतलब कि ऐसी सेटलमेंट्स, ऐसी आबादी जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं पहुंच पाई, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो है ना कोविड वैक्सीनेशन जो टीम्स हैं, ओके, तो वो इस तरीके से इंश्योर कर सकती हैं कि कोई भी सेटलमेंट जो ना वो मतलब कि पीछे ना रह जाए, जहां मतलब हर एक जो सेटलमेंट, हर एक आबादी जहां जहां तक भी बसी है ना, तो उन सब का यहाँ पर टीकाकरण हो, उन सबको वैक्सीनेट किया जाए। और तीसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस मैपिंग टेक्नोलॉजी से ना यहाँ पर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं जो यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स है उनको कैप्चर करने के लिए, कि मतलब कि कौन सी जमीन किसकी है। ओके, तो यहाँ पर जमीनों का भी अगर बंटवारा हो तो उसको भी सही तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, अगर सही हमारे पास अगर हाई रेजोल्यूशन यहाँ पर जीआईएस टेक्नोलॉजी हो। ओके,
तो अभी देखो, अगर अमेरिका की बात करूँ ना, अमेरिका में जब भी वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं ना, तो अगर सपोज करो जिस किसी ने अपना घर बेचना है, उसके आसपास की कितनी प्रॉपर्टी है जो भी है, या फिर कोई एग्रीकल्चरल लैंड बेचनी है, तो वो मैप के ऊपर ही, पूरे नक्शे के ऊपर ही पूरी लाइन लगाकर ना बता देते हैं रेड कलर में कि ये हमारा एरिया है। ओके, तो तभी लगा पाते हैं कि उनके पास सैटेलाइट इमेज है, उनकी जो मैप, उनकी जो जमीन है उसकी। ओके, तो जैसे कि आसानी हो जाती है कि ये जमीन है हमारी, यहाँ से ये एरिया हमारा है, तो यहाँ पर जो है ना आपको आसानी रहेगी तो आइडेंटिफिकेशन करने की, मतलब कि कोई यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं रहता है फिर। ओके, पता चल जाता है कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है। और यहाँ पर अगर हम अपने शहरों की बात करें, तो यहाँ पर अच्छे डिटेल्ड मैप की बहुत कमी है नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं पता चल पाता कि यहाँ पर कौन से शहर में कौन से इलाके की कौन सी बाउंड्री है। ओके, मतलब जिससे कि लैंड ओनरशिप जो है ना वो पता चल पाएगी, कौन सी लैंड ओनरशिप किसके पास है, कौन सी किसके पास है। तो अभी वैसे तो पता होता है डॉक्यूमेंट से, लेकिन मैप के हिसाब से नहीं पता है। ओके, मैप्स नहीं पता है, मैप्स नहीं बने हो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर अभी अगर हम ऐसे मैप्स बनाने शुरू कर देंगे ना, तो ये बहुत बड़ा टास्क होगा। तो अभी इस सोल्यूशन को भी हम निकाल सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन निकल सकता है। जो हमारी जीआईएस पॉलिसी है ना, तो वो आने वाले समय में इसमें भी बदलाव जो है ना जरूर लाएगी। तो यहाँ पर डिटेल सिटी लेवल मैप जो है ना, वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाएंगे हम, जितनी भी प्रॉपर्टीज भारत में क्रिएट की जा रही है। तो मतलब अच्छे तरीके से सही जो मैनर में ना हम यहाँ पर इसको एनकरेज कर पाएंगे आने वाले समय में, कि आप जो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है उनकी मैपिंग करवाइए। ओके, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो अपनी प्रॉपर्टी की, तो उस समय यहाँ पर अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की मैपिंग करवाइए, तो उसको मतलब उसका एक नक्शा या मैप उसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स में साथ लगाइए। तो इसी के चलते ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर हम माइनर अमेंडमेंट करते हैं ना, एक छोटा सा अमेंडमेंट करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ना जो जो भी नई प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेच रहा है ना, तो उसको कहना है कि वेरीफाइड मैप जो है ना अपनी प्रॉपर्टी का, वो भी अटैच करे जो इसके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स है ना उनके साथ। तो इनको इनको मैंडेटरी करना होगा। ओके, तो ये सलाह दे रहे हैं ऑथर अपनी ओर से कि एक अमेंडमेंट करके मैंडेटरी कर दो कि अपनी प्रॉपर्टी का जो मैप है ना वो भी लगाना है साथ में। तो अगर ऐसी प्रैक्टिसेस बढ़ती हैं आने वाले समय में ना, तो इस तरीके से अलग अलग मैप्स अगर पब्लिकली असेसेबल होते हैं आसानी से, कि मतलब ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये प्रॉपर्टी इसकी है, तो फिर आने वाले समय में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स ना, तो उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो ज्यादातर देखो, जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स के चलते ही होता है। मतलब अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं, जहां एग्रीकल्चरल लैंड की बात करूं, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में, ओके, आपको जो नॉर्थन इंडिया है ना, तो वहां से लेके जो साउथर्न इंडिया या ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न इंडिया, मतलब हर जगह आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया कि कोई कहता है कि ये जमीन मेरी है, कोई कहता है नहीं यहाँ तक तेरी बाउंड्री है, इससे इससे आगे मेरी बाउंड्री शुरू होती है। तो ऐसे यहाँ पर झंझट जो है ना ये कम देखने को मिलेंगे अगर इस तरीके से मैपिंग होती है उनकी। और इससे जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनको अच्छा खासा कलेक्शन भी होगा, मतलब सही तरीके से कलेक्शन होगा। अगर डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर अगर किसने बाउंड्री, अगर अपनी जमीन बेचनी है किसी को, तो अगर ट्रांसफर हो रही है, तो तब यहाँ पर सरकारों को रेवेन्यू जाता है। ओके, तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ना टैक्स जाता है। जैसे देखो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ओके, तो जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी ना, तो जब जिसको आप बेच रहे हो, तो इसके चलते यहाँ पर ना 4 से 6% का टैक्स लगता है उसी वैल्यू के ऊपर, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। ओके, जिसने भी खरीदी है ना, तो यहाँ पर वो टैक्स देगा 4 से 6% का। ओके, तो वो सीधे सीधे यहाँ पर राज्य सरकार के पास जाएगा। तो ये अलग अलग यहाँ पर परसेंटेज होती है अलग अलग राज्य सरकारों के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर अगर कम परसेंटेज, अगर मैं 4% की बात करूँ ना, तो वो वोमेन की कैटेगरी में होगा, कि अगर कोई प्रॉपर्टी वोमेन के नाम करवाई जा रही है ना, तो वहां पर 4% टैक्स लेगी सरकार। और अगर कोई प्रॉपर्टी मेल के नाम पर हो रही है, तो वहां पर 6% टैक्स लेगी कोई भी राज्य सरकार। ओके, जो भी टोटल वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ जाएगा सरकारों का। इसके अलावा आगे बात करें हैं बृहट बेंगलुरु महानगर पालिके, ओके, बीबीएमपी। तो अभी इसी के तहत यहाँ पर बेंगलुरु ने भी अभी ना हाल ही में ऐसी एक्सरसाइज की, जिसके चलते उन्होंने अपने प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन की है। और 6.29 लाख जो प्रॉपर्टी है ना, उनको यहाँ पर जो टैक्स के अंतर्गत वो लेकर आए हैं, जिससे पर मतलब कि आने वाले समय में जो शहर का जो रेवेन्यू है ना वो बढ़ा है। तो मतलब जो जो मेयर है शहर के, उनके पास जो रेवेन्यू जाता है, तो उसमें यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है इस एक्टिविटी के तहत। और आगे यही बात करेंगे, एक बड़ी मतलब जीत ना हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल रही। तो यहाँ पर अगर ज्योग्राफिकल एड्रेसेस जो है ना पूरे इंडिया में, अगर सही तरीके से इनको स्टैंडर्डाइज हम करते हैं, तो ओके, तो यहाँ पर अभी देखो, अभी का जो यहाँ पर सिचुएशन चल रही है भारत में, तो बहुत बड़े पैमाने पर नॉन यूनिफॉर्मिटी है। अगर हम किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे होते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी देखो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मतलब कि ना ऑपरेट करते हैं, तब जाकर कोई देश चलता है या राज्य चलता है, कोई शहर चलता है। कोई जैसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे यहाँ पर कोई सर्विस, पुलिस की सर्विस होगी या ट्रांसपोर्टेशन, फायर फाइटिंग, ओके,
या एम्बुलेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलीफ, पोस्टल सर्विसेज या प्रॉपर्टी टैक्स, तो इन सब में आपस में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ओके, अगर किसी भी प्रॉब्लम को जो है एड्रेस करना है, हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम किसी यहाँ पर एक की हो, जैसे यहाँ पर फायर फाइटिंग का कोई इंसिडेंस हुआ है, तो यहाँ पर आपस में एम्बुलेंस के साथ भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना, कि इसको भी पता चले कि तुम भी साथ में चलो। अगर फायर फाइटिंग हुई है तो नुकसान तो वही होगा वहां पर, तो जो मतलब साथ में अगर जाएंगे तो जल्दी से जो मरीज होंगे, जो घायल है, उनको जल्दी से जो है ना पहुंचाया जा सकता है हॉस्पिटल्स में। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ पर संसाधन आ गए, मतलब इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी हो सकती है। तो पुलिस भी यहाँ पर ना वैसे ही एक्ट कर सकती है। उसको भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर किसी कहीं जगह आग लगी है तो मुझे भी पता चले कि कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, ताकि कि हम भी जो एक्शन लेना है ना, समय रहते एक्शन लेके किसकी वजह से ये नुकसान हुआ, तो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी काम होगा, नुकसान कम होगा। ओके, समय यहाँ पर कम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है वर्किंग बाय द वर्किंग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तो जिन्होंने हाईलाइट किया है कि जो एब्सेंस है ना हमारा यूनिफॉर्म एड्रेस, कि जब कोई प्रॉब्लम किसी शहर में आती तो मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन अदारों की, जिसके चलते हमारा जो एनुअल लॉस होता है ना वो $10 बिलियन के आसपास का होता है। जिसमें यहाँ पर बिजनेस इनएफिशिएंसीज, मतलब कि जैसे कोई फैक्ट्री को आग लगी तो बिजनेस इनएफिशिएंसी होगी ना वो। ओके, तो उसके अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, तो उनकी जिंदगी चलेगी, तो उससे भी नुकसान हो गया। तो इन सब चीजों को मिलाकर कुल मिलाकर $10 बिलियन का हर साल नुकसान होता है। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट ये बात कह रही है। तो कारण यही है कि हम यूनिफॉर्म नहीं है, संयुक्त नहीं है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसी मैपिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो आपस में हम इंटरकनेक्ट रह सकते हैं। और आगे यहाँ पर बात करें कि ये सब कुछ यहाँ पर तभी आएगा जब यहाँ पर फेयर शेयर ऑफ रिस्क होगा, कि मतलब हम आगे बढ़ेंगे, उसको हम मतलब खुला ओपन यहाँ पर चुनौती के लिए खोल देंगे, कि हम यहाँ पर अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को खोल रहे हैं, तो देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर रिस्क देखने को आने वाले समय में मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रोसेसेस को इस तरीके से लगाना है कि मतलब हमने यहाँ पर पोटेंशियल मिस यूज भी देखना है कि किस तरीके से इसका जो हमारा जीआईएस सिस्टम है उसको मिस यूज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे मेजर्स हमें अपनाने होंगे, ऐसी रेगुलेशन भी हमें लगानी होगी फ्रॉम द प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू, कि मतलब प्राइवेसी किसी की खत्म ना हो। ओके, अगर कोई यहाँ पर डाटा पड़ा भी है तो किसी की प्राइवेसी का नुकसान ना हो। तो हमारा भारत का संविधान जो है ना हमें यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी देता है। वो तो यहाँ पर बिल्डिंग की जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर हमें बनानी है इन अलग अलग एरियाज में, जहाँ पर जीआईएस टेक्नोलॉजी हम यूज कर पाए, और जो है ना एक्सटेंसिवली बहुत बड़े पैमाने पर। तो यहाँ ऐसे यही बात की जा रही है कि अच्छी पॉलिसीज यहाँ पर चाहिए। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि जो इंश्योर करें एक्यूरेसी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को, और लास्ट में यही बात कर रहे हैं कि एक्यूरेट और वाइडली एक्सेसिबल अगर होता है जो स्पेशल डाटा का, तो हम जो है ना सही तरीके से सर्विस डिलीवरी दे सकते हैं, रैशनलाइज मतलब उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर डिलीवरी को बढ़ा सकते हैं और एक्यूरेट कर सकते हैं। और सही तरीके से रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, कि मतलब जो रिसोर्स है उसका सही यूज क्या हो, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर वो सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो वो तभी होगा जब सही तरीके से डाटा कलेक्शन हो पाएगी। ओके, सही तरीके से असेस उसका हो पाएगा आम लोगों के द्वारा। ओके, तो ये आने वाले समय में बड़े पैमाने पर ना ये जो यहाँ पर जीआईएस सिस्टम है बड़ा पोटेंशियल अनलॉक करने जा रहा है। जो जीआईएस टेक्नोलॉजी है उनका, तो यानी आने वाले समय में ये अनकरेज करेगा को ओनरशिप ऑफ डाटा बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एंटाइटीज एंड सिटीजन्स। ओके, तो ये जो ऑथर है इस आर्टिकल के, तो दो राइटर्स ने ये आर्टिकल लिखा है। तो पहले है बीके अग्रवाल, जो कि सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो लोकपाल है उनके, और दूसरे हैं शिल्पा कुमार, जो है पार्टनर है ओमिdyar नेटवर्क इंडिया में। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें हाउ टू प्रिवेंट ए थर्ड वेव, तीसरी वेव से कैसे बचना है। तो अभी तो चलो सेकंड वेव पीक पे चल रही है, तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी भारत ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, तो 1 मई से उनको भी वैक्सीनेशन ड्राइव में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो है, जैसे हम बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी वो इस सिचुएशन में है, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, तो इस सिचुएशन में है कि वो इतने ज्यादा डोजेज जो है ना वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कि मतलब वो अपनी पूरी आबादी को जिस प्रकार से भारत सरकार जो आगे बढ़ रही है ना, जैसे 18 साल से ज्यादा उम्र के भी लोगों को इंक्लूड कर रही है, तो उस पर्याप्त मात्रा में उतनी इम्यूनाइजेशन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जा सकेगी जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है उनके द्वारा। मतलब इस स्थिति में अभी नहीं है वो। ओके, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है, तो हाल ही में उन्होंने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो है प्रोक्यूर कर सकती हैं, खरीद कर सकती हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स है भारत में उनसे। ओके, तो यहाँ पर अपने हिसाब से जो ना वैक्सीन का जो प्राइस है उनको नेगोशिएट कर सकती है डायरेक्टली फ्रॉम द वैक्सीन मेकर्स। ओके, तो ये एक हफ्ते पहले यहाँ पर बात कही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब ये अनाउंसमेंट की गई थी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी जो है ना वैक्सीनेट किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये सभी जो है नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ से ये चीज दर्शाई जा रही है कि बैड प्लानिंग है, मतलब कि भारत सरकार अच्छे तरीके से प्लानिंग करके नहीं चल पा रही है। ओके, तो यहाँ पर सरकार जो राज्य सरकार है उनको सीधे बोल दिया है कि आप जो है
डायरेक्टली प्रोक्योर करें। दूसरी ओर जो यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो कह रहे हैं कि हम इतनी सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे। ओके, तो इनको भी दिक्कतें आ रही है। क्या दिक्कतें आ रही है? तो इनके पास जो पर्याप्त रॉ मटेरियल्स है ना, तो वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो यूएस ने जो है एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। यूएस में ज्यादातर जो है रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं इस वैक्सीन के, जो अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है हमारे जो दो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा। तो अभी सप्लाई साइड की बात करें तो तीन बड़ी कंपनीज हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके, जो कि यहाँ पर कोविशील्ड की नाम की वैक्सीन बना रही। दूसरी है भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बनाई। तो अभी रिसेंटली डॉक्टर रेड्डीज, ओके, डॉक्टर रेड्डीज लैब करके यहाँ पर इनकी यूनिट है। ओके, तो ये भी इनको भी अप्रूवल दे दी गई है, ऑथोराइज कर दिया गया कि ये अपनी वैक्सीन जो ना ये बेच सकते हैं। ओके, और इसके अलावा देखो दूसरी और जो ना हम अपना जो इम्यूनेशन ड्राइव है जो भारत सरकार चला रही है, तो उसको भी एक्सपैंड करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर वैक्सीन सप्लाई जो है ना वो बहुत बड़े मात्रा में चाहिए। तो अभी के लिए जो वैक्सीन सप्लाई आ रही है, ओके, तो मई महीने में जो वैक्सीन सप्लाई जाएगी बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, तो ये कम से कम यहाँ पर ना 110 मिलियन डोजेस होंगे पर महीने के हिसाब से। मतलब कि इनकी कैपेसिटी ही इतनी है। दोनों यहाँ पर जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स है दोनों को मिला लें तो यहाँ पर ये 110 मिलियन डोजेस ही एक महीने में तैयार कर सकते हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन की। और अगर इस तरीके से अगर वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा आगे बढ़ता है, अगर आने वाले समय में हम यहाँ पर 5 मिलियन डोजेस एक दिन में लगाते हैं अगर, तो अभी ये 2 बिलियन डोजेस अभी मौजूदा वक्त में ना 20 लाख डोजेस हम एक दिन में लगा रहे हैं पूरे भारत में। तो अगर इसकी गिनती 50 लाख तक जाती है, 50 लाख तक या 5 मिलियन यहाँ पर वैक्सीन डोजेस तक, तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि पूरा महीना वैक्सीन की सप्लाई ना वो अवेलेबल ही नहीं हो पाएगी। तो 22 दिनों के अंदर अंदर ही वैक्सीन की सप्लाई जो वो खत्म हो जाएगी। तो ये सिचुएशन बन सकती है आने वाले समय में। और दूसरी और बात करें जो वैक्सीन सप्लाई जो इसमें राइज देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा जो जुलाई का मतलब एंड होगा उस समय देखने को मिलेगा कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई जो है वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर कम से कम जो अवेलेबिलिटी जो उस समय हम अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है कि 200 मिलियन डोजेज पर महीने के हिसाब से वैक्सीन सप्लाई बढ़े। ओके, तो वैक्सीन कंपनीज है उन्होंने भी अपने जो इंडिकेटिव प्राइसेस हैं वैक्सीन के, कि मतलब एक डोज कितने की मिलेगी, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर ना बताया है कि प्राइस रेंज बताई है। जैसे 400 रुपया ये कह रहे हैं कि फॉर पब्लिक मार्केट, मतलब जहां पर सरकारें खरीद सकती हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे कोई केंद्र सरकार है। तो वहां पर जो जिस प्राइस पे सरकारें खरीदेंगी तो यहाँ पर 400 रुपए है। और अगर प्राइवेट मार्केट में पर डोज के हिसाब से अगर डोज बेचनी है तो 1,000 रुपया पर डोज का प्राइस रखा गया है इन कंपनीज के द्वारा। और साथ ही साथ जो प्राइस डिस्क्लोजर इनके द्वारा किया गया, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यहाँ पर एक राइट दिया गया है, फर्स्ट राइट ऑफ प्रोक्योरमेंट का, किनको? जो पब्लिक मार्केट है उसको, तो मतलब सरकारों को फर्स्ट राइट दिया गया कि आप पहले खरीद सकते हो, ओके, हमारी जो बनाई हुई वैक्सीन है उनको। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और कंपनीज हैं उनको भी कह दिया है कि जो जो कंपनीज अपने जो एम्प्लॉयज अगर उनको वैक्सीनेट करना चाह रही हैं, या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अगर वो ये सेवा देना चाह रहे हैं वैक्सीनेशन की अपने लोगों को, तो वो वैक्सीन को इम्पोर्ट कर सकती है बाहर के देशों से। जैसे स्पुतनिक 5 रशिया इसको बना रहा है, ओके, इसके अलावा मॉडर्ना, नोवावैक्स, ये सभी वैक्सीन यूएसए में बन रही है। तो यूएसए ने तो एक्सपोर्ट करने से ही मना कर दिया, वो तो ना वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा ना ही वो वैक्सीन का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो बाकी मार्केट्स है वहां से जो ये कंपनीज या हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पर बात करें कि दरअसल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, जो उसका अहम रोल है ना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, उसको विड्रॉ कर रही है धीरे धीरे, मतलब अपने कदम पीछे खींच रही है। और यहाँ पर दारोमदार पूरा दे रही जो राज्य सरकारें हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कंपनीज है उनके ऊपर। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है। अभी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो आगे आके अपना रोल अदा करती रहे। और आगे यही बात करें कि अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना रोल जो है ना पीछे हट जाए, विड्रॉ कर ले। तो अभी अभी जो हमारी पर्याप्त कैपेसिटी है ना, देखो पर ईयर के हिसाब से तो 2 बिलियन डोजेस जो है ना पर ईयर के हिसाब से मैन्युफैक्चर कर सकती हैं जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ओके, तो हमारे पास भारत देश में स्पेशलाइज्ड वैक्सीन मेकर्स है, जैसे भारत बायोटेक, उनकी खुद की रिसर्च है। ओके, तो काफी सारा पेटेंट्स हैं उनके। इसके अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो भी काफी बढ़िया काम कर रहा है। ओके, तो बहुत बढ़िया स्पेशलाइज्ड वैक्सीन मेकर्स है हमारे, मेकर्स थे हमारे पास। ओके, इतनी यहाँ पर कैपेसिटी थी हमारे पास कि 2 बिलियन डोजेस का निर्माण हम कर सकते हैं। तो भारत बहुत बढ़िया पोजीशन पे था कि अच्छे तरीके से हम डील कर सके वैक्सीनेशन पार्ट के हिसाब से, और हम अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ सके पैंडेमिक के खिलाफ। तो जितने भी एडवांस्ड इकोनॉमीज थे ना उससे कहीं बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर फाइट कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर यह बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर ठोस स्टांस था, मतलब कि जब जिस समय ये जो जो मैन्युफैक्चरर थे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जब ये रिसर्च कर रहे थे ना, तो उस समय जब इनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था उससे पहले जो रिसर्च कर रहे थे उस समय भारत सरकार ने कोई फंड यहाँ पर सपोर्ट नहीं दी, किसी तरीके का यहाँ पर वैक्सीन रिसर्च था उसके रिगार्डिंग कोई फंड नहीं दिया गया। ओके, तो जिसके चलते अभी ना सीधी सीधी बात निकल कर आ रही है कि सारा का सारा खर्चा जो हुआ है
वो जो रिसर्च के ऊपर वो कंपनीज का खुद का है। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर उन्हीं का यहाँ पर ना स्टांस ऊपर है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो वही डिसाइड करेंगी कि यहाँ पर क्या प्राइस होगा पर डोसेज के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहला दायित्व अभी कंपनीज का ही बनता है। अगर भारत सरकार समय रहती रिसर्च में फंडिंग कर देती, यहाँ पर पैसा दे देती, तो हो सकता है कि अभी भारत सरकार खुद कह सकती थी कि नहीं, प्राइसेस बहुत ज्यादा है तो इसको इनको थोड़ा कम करो, इतने ज्यादा आम लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भारत सरकार क्या करेगी? अभी तो सारा कुछ जो है सब कुछ किया है मैन्युफैक्चरर्स ने, तो उनका ही दायित्व बनता है कि वही प्राइस डिसाइड करे। तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया है वैक्सीन रिसर्च के ऊपर इन कंपनीज में? ओके, तो यहाँ पर फिर क्या फिर किसी तरीके की जो नेगोशिएटिंग पावर है कि मतलब किस तरीके से जो है प्राइस डिसाइड हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिसाइड हो, तो वो क्या वो ऐसी कोई नेगोशिएटिंग पावर अभी बची है भारत सरकार के पास? ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी लाउड कॉल्स आती रही हैं वैक्सीन मेकर्स के लिए कि अपने प्राइसेस को आप कम कीजिए। लेकिन ऑथर यहाँ पर बात करें कि वो क्यों कम करें? ओके, तो यहाँ पर ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। ओके, तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब लोगों के लिए मतलब भलाई का कोई इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है, मतलब कि दान के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोला हुआ है। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ओके, तो यहाँ पर ये ड्यूटी किसकी बनती है? या मतलब सही दाम पर जो है ना, जो पब्लिक गुड है वो अवेलेबल करवाए, तो ये ड्यूटी बनती है इलेक्टेड गवर्नमेंट की। ओके, मतलब कि ऐसी जो वैक्सीन है वो सही दाम पर जो है लोगों को अवेलेबल करवाए। और अभी इसी की एग्जांपल लेकर बात करें कि अगर जो भारत में जितनी भी कंपनीज है ना, वो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती हैं पैसा। ओके, क्योंकि उनको सरकारें कोई इंसेंटिव ही नहीं देती। ओके, तो उनका ज्यादातर काम यही रहता है कि बस सिर्फ प्रोडक्शन करो, अगर फार्मूला बन गया है तो प्रोडक्शन करी जाओ। जैसे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो वो जो फार्मूले के हिसाब से बना रहा है वैक्सीन, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फार्मूला है। ओके, एस्ट्राजेनेका। तो उसी के हिसाब से वो सिर्फ प्रोडक्शन करे जा रहा है। ये मार्केट फील है जो ना, इसको फिक्स अगर करना है तो ये फिक्स सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशन के तहत ही हो सकता है कि सरकार इसमें इंटरवीन करे, पैसा खुद से दे। तो यहाँ पर अभी एग्जांपल ले रहे हैं यूएस गवर्नमेंट की, तो मई 2020 की बात कर रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी वहां पर, जब पैंडेमिक का फर्स्ट वेव चल रहा था उस समय यहाँ पर ऑपरेशन वार्प स्पीड। ओके, तो ये यहाँ पर जारी किया गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या था, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गई थी कि हमने फैसिलिटेट करना है, यहाँ पर वैक्सीन बनानी है। ओके, वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करने की, किस तरीके से वैक्सीन बनाए, किस तरीके से यहाँ पर जो है ना, और इलाज के यहाँ पर जो जरिए है ना उनको खोजा जाए, ओके, थेरेपेटिक्स। और यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक जो डेवलपमेंट है वो की जाए, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जाए आने वाले समय में। तो मतलब कि शुरुआत में ही जो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट थी वो दिलचस्पी लगा रही थी, पूरा फोकस अपना कर रही थी, जिसके चलते उसने यहाँ पर फंडिंग भी दी। तो यहाँ पर 7 वैक्सीन बनाने के लिए यूएस सरकार ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की $10 बिलियन की। ओके, तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर बन गई इन वैक्सीन कंपनीज में, जो यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण कर रही थी, जब वो रिसर्च कर रही थी कि वैक्सीन कैसे बनानी है। और ये क्लिनिकल ट्रायल करने के पहले की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर तभी जो यूएस गवर्नमेंट थी ना, एक कदम आगे होगी जो वहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनी से, उनसे। ओके, तो जब भी अभी बात आएगी सप्लाई ऑब्लिगेशन के हिसाब से कि क्या कितना प्राइस रखना है, यूएस गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, वो अपनी बात रख सकती है, क्योंकि शुरुआत में उसने मदद कर दी है, $10 बिलियन यहाँ पर दे दिए उनको रिसर्च करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट यूएस गवर्नमेंट के द्वारा की गई है ना, तो वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उस वैक्सीन के, उनके ऊपर भी दावा ठोक सकती है यूएस गवर्नमेंट कि हमारा भी इसमें हक है, जो यहाँ पर पेटेंट राइट्स बनाए गए हैं जिन जिन ने भी जो है ना वैक्सीन का निर्माण किया है। ओके, लेकिन भारत सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि भारत सरकार ने फंडिंग ही नहीं दी। जो भी यहाँ पर जो पेटेंट राइट है वो उन पर्टिकुलर कंपनीज के अपने, जैसे भारत बायोटेक, उसने अपनी खुद की रिसर्च की है, उसका खुद का अपना पेटेंट है वो। ओके, उसको और कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो जो भी ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनते हैं, जब आपने खुद रिसर्च की है, आपका पेटेंट होगा, तो अगले 20 साल तक कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ज्यादातर भारत में जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है ना, तो ज्यादातर हमने क्या किया है, जो यूएस की कंपनीज थी जिनके पेटेंट एक्सपायर हो गए ना, तो उन्हीं एक्सपायर्ड पेटेंट्स को जो फॉर्मूला था उनको यूज करके हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इतने बड़े पैमाने तक पहुंची, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन कर सकते हैं और उन्होंने प्रोडक्शन का ही काम किया है, क्योंकि रिसर्च के ऊपर ये पैसा लगाते नहीं है। तो यहाँ पर सरकार इंटरव्यू नहीं करती, जिसके चलते सिर्फ प्रोडक्शन के मायने में ही हम आगे बढ़े हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ना कि वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, ओके, तो मतलब प्रोडक्शन में हम बहुत आगे चले गए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही है, जो भारत का संस्थान है, प्राइवेट बॉडी है वो। और आगे यहाँ पर बात करें कि यूएस गवर्नमेंट ने जब यहाँ पर वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट, जब उनका काम चल रहा था, अभी बन रही थी, मतलब रिसर्च के ऊपर काम चल रहा था, तभी यूएस गवर्नमेंट ने कह दिया कि मतलब हमने जहाँ पर सबसे जो स्टॉक रखना था अपने पास ही रखना है। यूएस की गवर्नमेंट थी, उसका ये डिसीजन था, हमने बाहर कुछ नहीं बेचना है। ओके, तो यहाँ पर इससे ये सीधी ये मतलब निकलता है कि जो कंपनीज थी ना, उनके साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया था यूएस गवर्नमेंट का, यहाँ पर जब भी क्लिनिकल ट्रायल पास होंगे उन वैक्सीन के, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ही इनको खरीदेगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की यूएस गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर, तभी जो है ना
तो यहाँ पर जो एक डोज है कोविड वैक्सीन की, तो अपनी आधी आबादी को, जो अडल्ट यहाँ पर जो आबादी है, उसको फ्री में वो दे पाया। ओके, मतलब इतना कॉस्ट कम था वैक्सीन का, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। वो तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पर जो कोविड इन्फेक्शन थी वो कम हो गई, डेथ्स कम हो गई। ओके, जिनका कि एक पहाड़ बनता जा रहा था लगातार अमेरिका में। इसके अलावा जो स्कूल्स थे, जो वर्क प्लेसेस थे, रेस्टोरेंट्स, इनको दोबारा खोला गया और इकोनॉमी दोबारा से जो है रफ्तार पकड़नी शुरू हो गई अमेरिका की। लेकिन भारत के क्षेत्र में बात करें, जो भारत का हेल्थ सिस्टम है, बिगेस्ट चैलेंज ना उनको फेस कर रहा है अभी इस समय में। तो पैंडेमिक की सेकंड वेव जो है हमारे सामने है। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पा रही है, लोगों की मृत्यु होती जा रही है। तो अभी जो, अगर इसी जिस जिस पैमाने पर अगर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन चलाई जा रही है, जैसे करंट वैक्सीनेशन नंबर्स हैं, तो इससे यहाँ पर कोविड की बीमारी रुकने वाली नहीं है। और तो यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव हमें चलानी पड़ेगी युद्ध स्तर पर। ओके, तभी जो है ना हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। यही सिनेरियो बचेगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को मैक्सिमम से मैक्सिमम करना होगा एक दिन के हिसाब से। तभी जो है कोविड-19 से हम जो है ना निपट सकते हैं सही मायने में। तो चलिए, अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो ये जो इंडेक्स है ना, तो अभी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, ओके, बीएसई, तो उसने ये प्रपोज किया हुआ है इस इंडेक्स को कि ये इंडेक्स को लाया जाएगा बहुत जल्दी भारत में, जिसको जिसको नाम दिया जाएगा कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ओके, सीएसआई। तो ये एक तरीके का नया स्टॉक एक्सचेंज होगा जिसमें कि जो भी अपने कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी निभाएगी ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर उस इंडेक्स में उस कंपनी को रैंक किया जाएगा, ट्रस्ट मार्क्स जो है ना वो दिए जाएंगे। ओके, मतलब इस तरीके से, मतलब ये पता चलता जाएगा कि इस इंडेक्स में जो भी कंपनी टॉप पर होगी ना, उससे ये चीज यहाँ पर सामने आ जाएगी, वो कंपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनकी, उसमें अच्छे तरीके से जो है ना वो अपना अचीवमेंट हासिल कर रही है। ओके, सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो हासिल कर रही है। और ऐसा यहाँ पर इंडेक्स एशिया में पहला इंडेक्स होगा जो कि देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इसको बनाया नहीं गया है, इसको प्रपोज किया गया है। बहुत जल्दी जो है इसका जो यहाँ पर संगठन है वो किया जा सकता है, निर्माण जो है वो किया जा सकता है। तो कैसा लगा आर्टिकल? अपना फीडबैक जरूर दें। ओके, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देना और शेयर करना है इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।